नाज़रीन, बहुत ही खतरनाक खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है। यमन पर ग्राउंड अटैक करने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। यमन में एक तरफ सिविल वॉर छेड़ने की भी तैयारी हो रही है और अमेरिका की तरफ से ग्राउंड अटैक करने की भी तैयारी की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। तो ये तो मामला बहुत ज्यादा खराब होने जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ईरान टॉक्स किस तरफ जा रही हैं और ईरान जंग किस तरफ जा रही है। ट्रंप इंतजामिया की एक अहम तरीन मीटिंग हुई है जिसमें यह फैसला इस हवाले से होना था कि ईरान पर हमला होना है या ईरान के साथ डिप्लोमेटिक अंदाज के अंदर जो है वो इसको हल करना है। तो वो भी चीजें सामने आ रही हैं और सुप्रीम लीडर का मैसेज लेकर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त मॉस्को में लैंड हो चुके हैं और पुतिन के साथ उनकी अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। और चीन के साथ जो ट्रेड वॉर है वो बहुत एस्केलेट कर गई है। खबर ये सामने आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका की जानिब से 70 दुनिया के ममालिक को ये पैगाम भेजा गया है कि वो चीन को अबंडन कर दें, वो चीन के जो है वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, चीन की जो ट्रेड है उसको बैन कर दें और अगर चीन की किसी किस्म की कोई प्रेजेंस उनकी टेरिटरी के ऊपर है तो उसको भी खत्म कर दें। ये अमेरिका की जानिब से कम दुनिया के 70 ममालिक को मैसेज भेजा गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है और ये दुनिया में बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़े बहरान लाने वाली बात है। ये वर्ल्ड सिक्योरिटी को डैमेज करने वाली बात है। देखिए, पिछली जो कोल्ड वॉर थी उसमें देखिए प्राइमरी कॉज क्या था। प्राइमरी कॉज यही था कि जब आप ममालिक को इस पोजीशन के अंदर डाल देते हैं, ये कितना अनफेयर है कि दुनिया अपने हिसाब से चल रही है, वो अमेरिका से भी डील कर रही है, वो चाइना से भी डील कर रही है। तो आप कौन होते हैं उनको इस पोजीशन के अंदर डालने वाले कि तुम चाइना के खिलाफ खड़े हो जाओ। देखें, चाइना कितनी बड़ी पावर है और उसके साथ ट्रेड करना बेनिफिशियल है, उससे लोग इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में तरक्की हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। तो किस उसूल के तहत ममालिक जो है वो चाइना के खिलाफ खड़े हो जाए और जो नहीं खड़े हो उनकी फिर रजीम गिरा दी जाए, वहां पर जंगें करवा दी जाए और उसको फिर लिजिटिमेट और जस्टिफाइड माना जाए कि इसमें क्या बुराई है, वो हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे। तो ये अनफेयर है, ये पॉलिसी प्राइमरी कॉज है दुनिया के अंदर नए बहरान पैदा करने की, नई जंगें, इकोनॉमिक कोलैप्सेस, रिजीम चेंजेस, सिविल वॉर, ये सारा इसका नतीजा होगा। जियोपॉलिटिकल जो क्राइसिस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो इससे पैदा होंगे। तो चीन इसको लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गो के चीन इस तरह से जंग नहीं चाहता। और अगर आप चाइना की हिस्ट्री भी पढ़ें तो उनकी जो सल्तनत थी उसकी आइडियोलॉजी भी यही थी। वो इंटरवेंशन पसंद नहीं करते थे कि इर्द गिर्द के जो मुख्तलिफ एम्पायर से मुख्तलिफ हुकूमतें थी वहां पर जाकर वो इंटरवीन करना पसंद नहीं करते थे। और वो ये भी पसंद नहीं करते थे कि उनके यहां आकर कोई डिक्टेट करे उनको। तो माजी में तो जो ओपियम वॉर्स हुई और यूरोपियंस, वो सारा तारीख हमारे सामने है। अब चाइना में ये कंसेंसस है कि हम किसी सूरत में जो है ना पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है ना, किसी सूरत के अंदर हम कोई इनकी बात नहीं मानेंगे। तो चाइना भरपूर तरीके से लड़ने के कैपेबल भी है और उसके इकदाम बाकायदा उसने उठाने शुरू कर दिए हैं। चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं इस वक्त मलेशिया लैंड हो चुके हैं और पूरे एशिया के अंदर उन्होंने अमेरिका को कन्फ्रंट करने का फैसला कर लिया है। ये जो दौरा है ये अहद वफा का दौरा है और ये पहला फेज है। वियतनाम, मलेशिया, उसके बाद कंबोडिया और फिर इंडोनेशिया और बाकी मालिक का भी दौरा होगा इसके बाद अगले फेज के अंदर। तो ये वो दौरा है जिसमें बाकायदा अब उनसे बात ये की जा रही है कि अब ये जंग छिड़ चुकी है और उसमें किस तरह से चलना। ये नॉर्मल दौरा नहीं है, ये जंग छिड़ने के बाद वाला जो दौरा है। तो चाइना जो है वो उसने एशिया के अंदर अमेरिका को कन्फ्रंट करने का फैसला कर लिया है। तो बहुत सारे ममालिक अब इस लड़ाई का शिकार होंगे, उससे मुतासिर होंगे, ठीक है। और जैसे कि दो हाथियों की लड़ाई के अंदर घास वैसे कुचली जाती है, तो इस तरह बहुत सारा नुकसान जो है वो होने जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। यमन से आगाज करते हैं। देखिए कितनी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका नज़ीर यहां पर आया, उसने अटैक किए, 15 मार्च से वो यहां पर आया लेकिन उसको कोई अचीव नहीं हुआ। अब यहां पर आकर वो ट्रैप हो चुका है। अब उसकी एरोगेंस का मामला है, क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर यहां से वो विड्रॉ कर लेता है, अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं हुई। और यह भी वाज़ेह हो चुका है कि अगर वो मजीद भी बमबारी करता रहे कई महीने तो भी अचीव होने वाला कुछ है नहीं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी होता चला जा रहा है और हजीमत भी उठाना पड़ रही है, उसकी कैपेबिलिटीज भी एक्सपोज हो रही हैं। अच्छा, तो अब अगर यहां से विड्रॉ कर जाए तो और कितनी हजीमत होगी, ठीक है ना। एक बड़े पहलवान को एक छोटा सा पहलवान शिकस्त दे दे तो उसकी तो कितनी हजीमत और जिल्लत होती है। तो अमेरिका एक सुपर पावर है तो उसकी कितनी ज्यादा ताकत जो है वो एक्सपोज होगी कि यमन ने उसको शिकस्त दे दी। अच्छा, तो एरोगेंस की वजह से वो पीछे भी नहीं हट सकता,
तो अब उसको हूतीस को हर सूरत के अंदर हराना है, यानी वो एरोगेंस दरमियान में आ गई। बुनियादी फैसला ही गलत था, यहां पर आने का जो फैसला है वो बुनियादी तौर पर गलत था। ये इजराइल की जंग थी, अमेरिका को कोई यहां पर जरूरत नहीं थी, जैसा कि जेडी वैंस ने भी कहा और चैट के अंदर वो सारी चीजें जो सामने आई। तो अब इसलिए अपनी एरोगेंस के चक्कर के अंदर अमेरिका जो है वो मजीद आगे स्टेप्स लेने की तैयारी कर रहा है। खबर ये सामने आ रही है कि डायरेक्ट अटैक यानी ग्राउंड अटैक जो है वो यमन के ऊपर, जैसे इराक पर हुआ, अफगानिस्तान, बाकी मालिक, इस तरह से यमन के ऊपर होने जा रहा है। और दो तरह के तरीके, एक तो अमेरिकन फोर्सेज होंगी और दूसरा एक देखें, एक इलाका हूतीस के पास है, एक दूसरा इलाका है वो भी यमन ही का है। तो वहां पर जो गवर्नमेंट है उसके साथ अमेरिका राब्ते के अंदर है और वहां पर मुख्तलिफ मिलिशियाज को खड़ा करके, जैसे इन्होंने शाम के अंदर किया मुख्तलिफ मिलिशियाज, ये नुसरा फ्रंट जो है वो जिससे जुलानी आए हैं उसको भी तो अमेरिका ही फंड करता रहा है और दाइश को भी इसराइल मान चुका है वो फंड करता रहा है। तो मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ मिलिशिया वहां पर खड़ी करके उनसे अटैक करवाया जाएगा हूतीस के ऊपर। तो ये बिल्कुल वही सूरत हाल बन जाएगी जो सूडान के अंदर है, यानी वहां पर तो चलो दो मिलिट्रीज लड़ रही हैं, लेकिन होगा यहां भी यही कि वो सिविल वॉर एक छिड़ जाएगी, यमनीज आपस में दोनों तरफ से लड़ रहे होंगे और साथ अमेरिकन फोर्सेस वहां पर होंगी। अच्छा, खबर यह भी है कि यूएई के अंदर ये टॉक्स हुई हैं, यानी यूएई भी इसमें अमेरिका के साथ होगा। यूएई ने इसको डिनाई कर दिया कि हमारे यहां कोई टॉक्स नहीं हुई है और यह बात समझ में भी आती है शायद कि एक बात तो क्लियर है कि कोई अरब मुल्क जो है वो सामने आकर हूतीस के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि हूतीस के पास जो मिसाइल हैं वो इनके एयरफील्ड्स को हिट कर सकते हैं, तो ये गलती नहीं इनको करनी चाहिए। तो बहरहाल यूएई ने कहा है कि हमारे यहां ये टॉक्स नहीं हुई हैं, यानी टॉक्स हुई हैं लेकिन हमारे यहां नहीं हुई। और ईरान का जो मीडिया है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ग्राउंड अटैक की तैयारी इस वक्त की जा रही है। जरा हेडलाइंस देखिए, और चूंकि ये बहुत बड़ी खबर है ना, पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा इससे बदल जाएगा। तो ब्लूमबर्ग की पहले खबर देखिए, यूएस इन टॉक्स विद यमनी फोर्सेस ऑन लैंड ऑफेंसिव अगेंस्ट हूतीस, यानी वो दूसरी तरफ वाली जो यमनी गवर्नमेंट है उनसे अमेरिका राब्ते के अंदर। इससे पहले एक खबर हमने आपके सामने रखी भी थी कि जैसे अमेरिका लेबनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को आइसोलेट करने की, डिसार्म करने की तैयारी और वहां पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहा है, तो इसी तरह यमनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर हूतीस को हराने की कोशिश की जा रही है। तो अब बाकायदा ग्राउंड अटैक होने की तरफ मामला जा रहा है। इसके अलावा जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो रिपोर्ट कर रहा है, यूएस स्ट्राइक्स स्पर प्लान्स फॉर यमनी ग्राउंड वॉर अगेंस्ट हूतीस, प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया सेंस अपॉर्चुनिटी टू क्लॉ बैक टेरिटरी फ्रॉम हूतीस, कि वो सारी जमीन जो उधर वाली यमनी गवर्नमेंट है उनकी जो मिलिशिया है कि वो देख रहे हैं कि अब अमेरिका की मदद हमें हासिल हो गई है तो हूतीस से सारा इलाका जो वापस ले लिया जाए। अब ये नहीं देख रहे हैं कि हूतीस जो है वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। यूएस मल्स बैकिंग ग्राउंड ऑफेंसिव अगेंस्ट यमन्स हूतीस, यमनी फैक्शंस alongside UAE are looking to outlist the US air campaign to mount a ground offensive against the Houthis, यानी यमन की डिफरेंट फैक्शंस जो दूसरे इलाके वाली हैं। और प्रेस टीवी ईरान का, यूएस इंटेंसिफायर्स बॉम्बिंग यमन अमिड रिपोर्ट्स ऑफ प्लान्ड ग्राउंड इन्वेजन, ये ईरान का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि एक तैयारी की जा रही है यमन पर ग्राउंड अटैक करने की। तो अगर ये होता है तो बहुत ही डेंजरस है। आपके सामने है कि सूडान के अंदर किस तरह की सूरत हाल है और किसी भी मुल्क के अंदर जब सिविल वॉर होती है तो किस तरह की सूरत है। इधर से अमेरिका होगा, उधर से वो मिलिशिया जो है वो हूथी उसके ऊपर हमला करेगी और देखिए यमन के लोग ही इसमें जानों से जाएंगे। और यमन ये सारी कीमत इसलिए चुका रहा है कि वो इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है, वो इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है, वो फलस्तीन के साथ खड़ा है और वो मजलूमों के साथ खड़ा हो रहा है। सिर्फ इस वजह से ये कीमत यमन के लोग जो है वो चुकाने जा रहे हैं। वेरी वेरी डेंजरस। तो हम नाज़रीन ओवरऑल एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं कि जहां पर ईरान जंग हो सकती है, जहां पर ये यमन की जंग, जहां पर जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे जंग के अंदर ड्रैग हो सकते हैं, यानी पूरा मिडिल ईस्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। हम उस सूरत हाल के अंदर हैं, या फिर इसके लिए ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए कि कोई डिप्लोमेसी हो जाएगी, कहीं बैठकर जो वो बातचीत हो जाएगी और मिडिल ईस्ट इस बड़ी तबाही से बच जाएगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट के लोगों ने ऑलरेडी बहुत तबाही, बहुत यहां पर नुकसान देखा। 1 बिलियन कैजुअलिटीज वॉर ऑन टेरर के ऊपर हुई हैं। तो एक ऑप्टिमिज्म रखा जा सकता है, लेकिन सूरत हाल काफी डेंजरस है। ईरान की अगर हम बात करें तो देखिए दुनिया में इस वक्त 3 बड़े इश्यूज हैं नाज़रीन जो वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा सकते हैं। दुनिया के 3 बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा सकते हैं, एक इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, एक यूक्रेन है और तीसरा ईरान है। ठीक है, यहां पर जो ईरान अमेरिका जंग है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ, न्यूक्लियर वॉर की तरफ जो है वो लेकर जा सकती है। ईरान की जो नाज़रीन जंग है ये पूरी दुनिया की जो मईशत है उसको तबाह कर देगी। खास करके जब तिजारती जंग ऑलरेडी जारी है, दुनिया की इकोनॉमीज ऑलरेडी सर्वाइवल मोड के अंदर जा चुकी हैं, दुनिया देख रही है कि करना क्या है, इसमें कैसे आगे निकलना है।
तो उसमें ये वाली जो जंग है वो इस इकोनॉमी को, इंटरनेशनल इकोनॉमी को और ज्यादा हिट करने जा रही है। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अनकंट्रोलेबल होने जा रही हैं। IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसकी जरा स्टेटमेंट जरा देखिए। ईरान नॉट फार फ्रॉम पोजेसिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। कुछ देर पहले IAEA की ये स्टेटमेंट आई है कि ईरान बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है न्यूक्लियर जब वो बॉम्ब बनाने से। अच्छा, बात यह है कि ईरान ने एक हफ्ता कबल जो है वो यानी जो पिछली टॉक्स हुई हैं उससे 2-3 दिन कबल जो है वो ये कहा कि हम IAEA इनके जो इंस्पेक्टर्स हैं इनको अपने मुल्क से एक्सपेल कर देंगे। उसकी वजह यह है कि ये इसी तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम कोई बॉम्ब बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो हम इनके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। अब अगर इन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी तो हम इनको मुल्क से एक्सपेल कर देंगे। इसके ऊपर व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आई कि अगर ईरान ने एक्सपेल किया तो हम अटैक करेंगे, ये बड़ा बैड होने वाला, जैसे वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। उसके फिर 72 घंटों के अंदर अंदर वो टॉक शुरू हो गई। तो टॉक शुरू होने के बाद ये IAEA का ये जाके इंस्पेक्शन करते हैं पूरी दुनिया में। ये इंटरनेशनल एजेंसी है जैसे यूनाइटेड नेशन। तो इसी तरह से ये कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है कि कौन मुल्क क्या एक्टिविटीज कर रहा है। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि ईरान तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो ये बयान देना और माजी में जो इन्होंने बयान दिए हैं, इसका मतलब यह है कि जंग करवाना, ठीक है ना, जंग की तरफ धकेलना कि वहां मैसेज आया कि देखो ईरान तो कितना करीब पहुंच गया है, तो हमें बस अटैक करना है। तो ये बयान खतरनाक, दोबारा से जंग करवाना। अब इसके ऊपर ईरान की क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आई तो हम सख्त इसके ऊपर रिएक्शन दे सकते हैं। अमेरिकी मीडिया से ये खबर सामने आ रही है कि ट्रंप इंतजामिया की मीटिंग हुई है, और एक बात तो यह है कि अभी तक ट्रंप इंतजामिया किसी फैसले के ऊपर नहीं पहुंच सकी कि ईरान के हवाले से करना क्या, यानी एक इत्तेफाक नहीं हो सका, एक कंसेंसस नहीं हो सका, वो इस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि अटैक करना है या डिप्लोमेसी करनी है। उन्होंने बताया कि जेडी वैंस और जो डिफेंस सेक्रेटरी है जिसने अभी धमकी लगाई थी 3-4 दिन पहले कि हमारी मिलिट्री रेडी है, और स्टीव विटकॉफ, ये चाहते हैं कि ईरान के साथ डिप्लोमेसी की जाए। जेडी वैंस, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और स्टीव विटकॉफ ये ईरान के साथ डिप्लोमेसी के कायल हैं। और मार्को रूबियो और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और बाकी, ये ईरान पर हमला चाहते हैं और ये कहते हैं कि फिल फॉर जब वो ईरान के ऊपर हमला कर देना चाहिए। और इसमें इजरायली लॉबी पूरी तरह से मुतहरिक है, और बहुत सारी शख्सियात जो इस इंतजामिया के अंदर हैं वो अलल इलान अपने आप को सबसे बड़ी ज़ानिस्ट भी कहती हैं। जरा कुछ हेडलाइंस देखिए। माइक वॉल्स, रूबियो एंड रिपब्लिकन्स बिलीव द मोमेंट इज राइप टू डिसमेंटल द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इवन बाय फोर्स। राइप से मुराद यह है कि हमने इतने साल जो सैंक्शंस लगाई, जो पूरा खेल रचाया, अब उस पक्की फसल को काटने का वक्त आ गया है, और वो ये है कि हम ईरान के ऊपर अटैक करें, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करें, इवन बाय फोर्स। द वाइस प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड स्पेशल इनवॉय आर लीनिंग टुवर्ड्स रिवॉल्विंग द क्राइसिस विद ईरान डिप्लोमेटिकली। और जेडी वैंस है वो यमन पर हमले के भी कायल नहीं थे। और जेडी वैंस, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड विटकॉफ वार्न्स दैट एन अटैक ऑन ईरान कुड इंडेंजर यूएस फोर्सेस। और वो इसलिए नहीं चाहते कि ईरान के ऊपर हमला हो क्योंकि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो इससे खतरे के अंदर आ जाएंगी। वॉशिंगटन पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान इज अनक्लियर बिकॉज स्टिल अंडर स्टडी एज इट इज अ चार्ज्ड पॉलिटिकल इशू। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, किसी कंसेंसस के ऊपर वो नहीं पहुंचे कि करना क्या है, ठीक है ना, क्योंकि जंग का जब वो एस्टिमेट लगाते हैं तो बहुत बड़ी तबाही अमेरिका को नजर आती है। अगर यहां पर न्यूक्लियर जंग छिड़ गई तो क्या ये अमेरिका के इंटरेस्ट के अंदर है, और कन्वेंशनल वॉर भी अमेरिका के इंटरेस्ट के अंदर नहीं है, तो इसलिए वो जंग के नतीजे के ऊपर भी नहीं पहुंच सके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि द नेशनल सिक्योरिटी टीम इज डिवाइडेड बिटवीन दोज हु सपोर्ट डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस विद ईरान एंड दोज हु सपोर्ट मिलिट्री एक्शंस। दो हिस्सों में डिवाइड है, एक कह रहे हैं कि मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, एक कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक। अच्छा, अब यहां पर देखिए 2-3 इश्यूज क्या हैं और क्या कंप्लेक्सिटी है इस मामले में जो वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा सकता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है, यानी इनरिचमेंट से मुराद यह है कि आप उसको उस लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं कि जब आप वेपन बना सके। तो 60% से ज्यादा ईरान ने यूरेनियम इनरिच कर लिया है और वो इससे न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बना सकते हैं रिपोर्टेडली। अच्छा, अब ईरान जो है
वो ये कह रहा है कि वो यूरेनियम की इनरिचमेंट के हवाले से कोई निगोशिएशंस नहीं करेगा। हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं, लेकिन हम यूरेनियम की इनरिचमेंट के ऊपर कोई निगोशिएशंस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पर अटैक हो जाता है तो ये दिनों में तो इनरिचमेंट नहीं की जा सकती, फिर हम फौरी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ओबामा के साथ जो पिछली यानी अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके अंदर भी ईरान ने यह स्टांस लिया था कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर कोई निगोशिएशंस नहीं करेंगे, और अमेरिका को यह बात मानना पड़ी थी। और आज भी ईरान यहां पर खड़ा हुआ है कि हम इसके ऊपर कोई निगोशिएशंस नहीं करेंगे। तो क्या ट्रंप ये बात मानेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो यहां पर ये एक ऐसा नुक्ता है कि ईरान इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, ये उसके नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। अगर वो इस इनरिचमेंट से पीछे हट जाता है, कल को अटैक हो जाता है ईरान पर, तो उस इनरिचमेंट लेवल तक जाने के लिए उसको कई महीने साल लग सकते हैं, कई महीने तो लग ही सकते हैं। तो इसलिए वो ये सबसे बड़ा वेपन वो कैसे जाने दे सकता है? अच्छा, तो क्या ट्रंप इसके ऊपर मानेगा? ये भी एक सवाल। दूसरी बात यह कि जो ट्रंप की पॉलिसी है, इसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी, सो कॉल्ड पीस थ्रू स्ट्रेंथ वाली पॉलिसी। आप जरा देखिए स्टीव विटकॉफ क्या है। मैंने आपको बताया कि दुनिया के 3 बड़े मसले हैं जो वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा सकते हैं, इजराइल, ईरान और जो यूक्रेन का मामला है। तीनों को किसके सपोर्ट किया हुआ है? स्टीव विटकॉफ के। स्टीव विटकॉफ क्या है? एक रियल स्टेट का बंदा है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल, कोई डिप्लोमेटिक, इस तरह दुनिया के कंप्लेक्स तरीन इश्यूज को एक बंदे के हवाले कर दिया जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। अच्छा, ट्रंप ये समझता है कि ये तो बड़े सिंपल इश्यूज हैं, जैसे उसने कहा कि यूक्रेन की जंग वो 24 घंटों में बंद करवा सकता है, इसमें क्या मसला है? ईरान के हवाले से बार बार ये कहता है कि दैट्स वेरी सिंपल इशू। अच्छा, उधर भी वो यही बात करता है, वो समझता है कि बड़े सिंपल इश्यूज हैं जिसमें वो किसी को भी पुट करके, किसी को भी अपॉइंट करके, थोड़ा सा प्रेशर डाल के या थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर डाल के वो कुछ भी मनवा सकता है। और इसका मुजाहरा जो है, जब गजा का सीज फायर हुआ तो उस हवाले से जितनी भी कवरेज हुई वो इसी एंगल से हुई कि देखो ट्रंप जो है उसने दुनिया का सबसे बड़ा मसला, एक ऐसा बंदा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, उसको भेजा और फौरन वहां पर इवन ये अल्फाज कोट हुए कि स्टीव विटकॉफ ने कहा कि शट अप एंड सिट डाउन एंड लिसन मी। मतलब ये कि ट्रंप देखो कि वो कैसा बंदा है कि उसने एक रियल स्टेट को बंदे को भेजा, दुनिया का सबसे बड़ा मसला उसने ऐसे हल करवा दिया। तो वो सारी जो कवरेज है वो उस एंगल से हुई। अच्छा, बात यह है कि वो जो सीज फायर हुआ वो तो स्टीव विटकॉफ को छोड़े, ट्रंप एक कॉल भी कर देना तो भी हो सकता है। इसमें क्या है? देखिए, इजराइल के ऊपर अमेरिका की लिवरेज है, इजराइल जो सारी जंग कर रहा है वो अमेरिका के सर के ऊपर कर रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर तो अमेरिका की कोई लेवरेज नहीं है। रशिया को तो वो प्रेशराइज नहीं कर सकता, लेकिन ट्रंप ये समझा कि वो सबसे बड़ा जीनियस है और वो इस तरह मैक्सिमम प्रेशर या लेस प्रेशर जो भी है वो डाल के और एक बंदा भेजकर वो सारे इश्यूज जो हल कर सकता है, जो कि इसी से खराबी पैदा होने वाली है। फिर आखिरी इस हवाले से जो कॉम्प्लेक्स बात है वो ये है कि ट्रंप ने अपने आप को 2 ही रास्तों में मुतय्यन कर लिया है। यानी अब देखिए ना, 2 ही चीजें डिस्कस, या डिप्लोमेसी या वॉर, डिप्लोमेसी या वॉर। ओ भाई, ये क्या बात हुई? क्यों कोई तीसरा, चौथा, 5वां रास्ता नहीं हो सकता? मतलब ट्रंप अपने आप को उस सर्कल में लिमिट कर रहा है जो मैंने पहले भी बात की थी कि एक बॉक्स के अंदर लिमिट कर रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि बार बार वहां पर मीडिया में भी यही कवरेज हो रही है, ट्रंप इंतजामिया भी यही बात कर रही है कि चूज बिटवीन डिप्लोमेसी एंड वॉर, एंड इफ डिप्लोमेसी फेल्स तो फिर अटैक होगा। ओ भाई, क्यों? मतलब डिप्लोमेसी फेल तो फिर दोबारा डिप्लोमेसी हो जाए, कोई नया रास्ता लेकर आया जाए, जंग का क्या मतलब है? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं, मिसाल अब देखें ईरान नहीं मानता तो वही एरोगेंस फिर वो अटैक करवाने की तरफ ट्रंप को लेकर जाएगी। क्योंकि देखिए, जो ये बड़ी पावर्स होती है ना, अगर इनकी कैपेबिलिटीज एक्सपोज हो जाएं, ये कभी इस चीज को अफोर्ड नहीं करती। जो यमन की जंग की तरफ मामला जा रहा है वो इसी वजह से जा रहा है, ठीक है ना। तो इस जगह के ऊपर अपने आप को लेकर जाना कि डिप्लोमेसी फेल होगी तो फिर अटैक कर देंगे, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है ना। और ये ट्रंप साहब की सोच है, तो इसलिए ये मामला जो है बड़ा कंप्लेक्स है। अगला राउंड ये बताया जा रहा है कि इटली में हो सकता है। इटली की स्टेटमेंट ये आई है कि हम हर तरह की सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, और जेडी वैंस रिपोर्टेडली जो है वो इटली आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। इधर जो है वो सुप्रीम लीडर का मैसेज लेकर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मॉस्को लैंड हो गए हैं, और प्यूटन को इमाम खामनाई का जो मैसेज है वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कन्वे करने जा रहे हैं। तो रशिया पूरी तरह से इसमें ऑन बोर्ड है, और रशिया ने कहा कि हम दरमियान में मौजूद हैं।
फिर खबर यह है कि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो नेतन्याहू ने अभी वॉशिंगटन का विजिट किया था, बड़ी इंटेंस मीटिंग जो है उसकी ट्रंप के साथ हुई थी। अभी तक वो डिस्कस होता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर कैंसिल क्यों हुई। दूसरी बात यह है कि इधर इसराइल के अंदर जो अंदरूनी तहरीक चल रही है उसमें नेतन्याहू ने मुख्तलिफ डिसमिस करना शुरू कर दिया, ऑफिसर्स और सोल्जर्स ये वो। तो उसका नतीजा देखते हैं कि क्या निकलता है। उसका जारी बात है मजीद शिद्दत की सूरत में नतीजा निकलेगा कि जो वॉर को एंड डिमांड कर रहे हैं उनको डिसमिस करना शुरू कर दिया गया है। इधर मिडिल ईस्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ इख्तलाफात कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो सेक्टेरियन वायलेंस भी कोशिश की जा रही है, इत्तेहाद को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब हुआ क्या है कि जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जो कि इराक की फोर्स है, ठीक है ना, उनकी 3 लाख के करीब ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है। अच्छा, जो ट्रंप ने लेटर भेजा था ईरान को उसमें इस पीएमएफ इसका भी जिक्र था। इसराइल को यह लगता है कि ये पीएमएफ जो है ये जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो ये पीएमएफ जो है वो ईरान की तरफ से लड़ेगी अमेरिका या इसराइल के साथ, तो वो पीएमएफ जो है इसको जरा इसकी पावर कम करना चाहते हैं। तो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने पीएमएफ के खिलाफ बयान दिया कि ये तो यहां पर हिजबुल्लाह की सपोर्ट कर रहा है और ये सारा मामला। तो उसके ऊपर इराक ने जो है वो लेबनान के एम्बेसडर को समन किया है और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि ये आप क्या गलत बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ दरमियान में करवाने की भी कोशिश की जा रही है। आखिर में अगर हम ट्रेड वॉर की बात करें, चाइना ने कंफर्म कर दिया है कि 245% टैरिफ जो है वो उनके ऊपर लग चुके हैं। दिस इज क्रेजी, 245% टैरिफ लग गए हैं। दुनिया की इकॉनमी जो है ना बहुत बड़े बुहरान की तरफ जा रही है और वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि 70 कंट्रीज को अमेरिका की जानिब से कहा गया कि वो चाइना के खिलाफ खड़े हो जाएं। कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। वॉशिंगटन टू आस्क मोर देन 70 कंट्रीज 70 टू बैन चाइना फ्रॉम शिपिंग इट्स गुड्स आर हैविंग इट्स प्रेजेंस ऑन इट्स टेरिटरी। 70 मुल्कों को कि वो चाइना के साथ ट्रेड बंद करें, चाइना से कोई चीज इंपोर्ट ना की जाए और अगर चाइना की कोई प्रेजेंस वहां पर है तो उसको खत्म किया जाए, कोई पोर्ट है, कोई दीगर प्रेजेंस है तो उसको खत्म। अब जो साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला। आप देखिए पनामा को वो कह रहे हैं कि पनामा कैनाल हम लेंगे और चाइना को यहां से निकालेंगे। तो इसी तरह जो वहां पर एक पोर्ट बनाई है साउथ अमेरिका में, चाइना के प्रेसिडेंट ने फिर वहां पर विजिट भी किया, तो उन ममालिक के ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया के मालिक के ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी कन्विंस ट्रंप दैट कंसेशंस कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अमेरिकाज पार्टनर्स टू आइसोलेट चाइना ऑन ट्रेड। के जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने ट्रंप को कन्विंस किया कि हम जो है वो चाइना को आइसोलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ मालिक के साथ। ये जो टैरिफ वाला मामला है इसको एक्सप्लॉइट करते हुए हम चाइना के खिलाफ उनको कर सकते हैं। अब जरा चाइना की स्टेटमेंट्स देखिए। इफ वॉशिंगटन इंसिस्ट ऑन वायलेटिंग आवर इंटरेस्ट वी विल रेजोल्यूटली रिस्पॉन्ड टू इट्स अटैक एंड फाइट टू। ये इसके जवाब में चाइना का रिस्पॉन्स आया है। एंड प्रेसिडेंट शी अराइव्स इन मलेशिया विद मैसेज चाइना इज अ बेटर पार्टनर देन ट्रंप। ये अहद वफा है अब जो लिया जा रहा है, ठीक है, और ये चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये यहां पर बड़ी लड़ाई छिड़ेगी जो चाइना के इर्द गिर्द ममालिक हैं। चाइना का ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अमेरिका खासकर इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने वाला है। चाइना's प्रेसिडेंट हेल्स न्यू गोल्डन इरा विद मलेशिया ड्यूरिंग द ट्रेड वॉर। China's president in Malaysia calls on Asian nations, पूरे एशिया के अक़वाम को उन्होंने कहा है to resist confrontation and protectionism। एशिया मैदानी जंग बनेगा। हम आपको पिछले कोई 1.5 माह से पहले हमने रिपोर्ट कर दिया था कि अब जो मैदानी जंग है वो एशिया बनने वाला है। मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब मैदानी जंग बनेंगे और चाइना पूरी तैयारी कर रहा है कि एशिया में वो कन्फ्रंट करेगा अमेरिका को। और वो चीजें आप खुलकर भी देखें। चाइना के प्रेसिडेंट ने, आप जरा इससे पहले कोई बयान मुझे उठाकर दिखाइए, चाइना के प्रेसिडेंट ने पूरे एशिया को मुखातिब करते हुए कहा हो कि वो अमेरिका से लड़ने, अमेरिका को पूरी तरह से कन्फ्रंट करें। इससे पहले कब कहा है? तो ये हम बिल्कुल एक नए टाइम में दाखिल हो रहे हैं, नए इरा के अंदर दाखिल हो रहे हैं जो बहुत डेंजरस है, जिसमें 2 पावर्स टकराने जा रही हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सेंचुरी डिफाइन होगी कि अमेरिका और चाइना के रिलेशंस किस तरह से जाते हैं। अगर वो कोल्ड वॉर में गए तो बहुत सारी जंगें होंगी। अगर अमेरिका ने फेयर कंपटीशन चूज किया चाइना के साथ तो फिर बचत हो सकती है, लेकिन अगर यह मामला हुआ तो बहुत सारा जंगें हो सकती है। तो अमेरिका ने एक बार फिर कोल्ड वॉर जो है वो चाइना के साथ चूज की है और चाइना के ऊपर लॉन्च की है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।